एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है ऋचा की उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और जो उसका वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है तो उसका किस प्रकार से जो वर्तमान स्वरूप वर्तमान समय में आया है, क्योंकि उसके बनने के पीछे कई करोड़ों और अरबों वर्ष हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं कि हम आपको कहाँ से पढ़ा रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश से पढ़ा रहे हैं, यूपी से पढ़ा रहे हैं। यूपी भारत में है और जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है और जो एशिया महाद्वीप है वो किसमें है? वो पृथ्वी में है। और पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक ग्रह है, यानी कि सौर मंडल में है। और ये जो सौर मंडल है ये किसमें है? ये सौर मंडल हमारा आता है आकाश गंगा में। आकाश गंगा में, आकाश गंगा। और आकाश गंगा आते हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, यानी कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से मिलकर के बना है भारत, और भारत जैसे कई देशों से मिलकर बनता है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप जैसे कई महाद्वीप मिलकर के बनाते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं जो मिलकर के बनाते हैं सौर मंडल, और कई ऐसे सौर मंडल हैं जो मिलकर के बनाते हैं आकाश गंगा, और कई आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। हम लोग हैं तो इतने छोटे से, लेकिन दिमाग कहाँ पर लगा रहे हैं? ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं का समूह है। एक जो ब्रह्मांड का वैसे हमें वो बताया जाता है विस्तार की कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी कि जो ब्रह्मांड का व्यास बताया जाता है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो एक दूरी की इकाई है, यानी कि जो ब्रह्मांड की जो वस्तुएं हैं या फिर ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कई आकाश गंगाएं हैं, इनके मध्य की दूरी का मापन किया जाता है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रकाश वर्ष, वैसे प्रकाश की चाल कितनी है? 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर सूर्य के जो प्रकाश है वो अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, अगर लगातार 1 वर्ष तक चलेगा, यानी कि उसके जो प्रकाश के द्वारा जो 1 वर्ष में जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से अगर वो चलता है, तब वो 250 करोड़ वर्ष में पूरे ब्रह्मांड का मतलब मेजरमेंट कर पाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि इस तरफ से कोई स्टार्स है, अगर उसकी लाइट चली इस तरफ से तो उसको इस तरफ तक पहुंचने के लिए, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए उसे 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड, अब हम बात करें कि क्या ब्रह्मांड जो वर्तमान स्वरूप में हमें देखने को मिलता है, क्या वो हमेशा से ही ऐसा था? कि जो हमेशा से ऐसा था कि या फिर कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण हमारा आज ब्रह्मांड हमें जो देखने को मिल रहा है वो उसका वर्तमान स्वरूप है? तो हाँ, इसके लिए एक बिग बैंग घटना को जिम्मेदार माना जाता है कि एक बिग बैंग घटना हुई थी जिसके कारण जो वर्तमान का ब्रह्मांड है उसका स्वरूप हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वो बिग बैंग घटना क्या है उसको समझते हैं कि जो बिग बैंग क्या था, कि बिग बैंग में जो वर्तमान का ब्रह्मांड है, जितना भी हम उसको इमेजिन कर पाते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड होगा, उसका सारा द्रव्यमान एक पॉइंट पर आ गया था, यानी कि एक जगह पर एकत्रित हो गया था। इसको क्या नाम दिया गया है? एकक। एकक, यानी कि जितना भी मैटर है वो पूरे ब्रह्मांड का जितना भी मैटर है वो सब कहाँ पर आ गया? एक पॉइंट पर आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो स्टार्स देखने को मिलते हैं, उपग्रह देखने को मिलते हैं, ग्रह देखने को मिलते हैं, और जो धूमकेतु, उल्कापिंड वगैरह हम देखते हैं, वो सब कुछ जितनी भी आकाश गंगा है वो सब एक पॉइंट पर आ गई थी। तो फिर इसमें देखेंगे जब इतना बड़ा
उसमें कितना ज्यादा तापमान होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जितना भी द्रव्यमान है अगर वो एक पॉइंट पर आ जाएगा तो उसका कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा जाकर के, उसका हाई टेम्परेचर होगा जाकर के। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, उसका कितना ज्यादा तापमान होगा, अत्यधिक तापमान। फिर उसके बाद में अधिक इसमें दबाव भी होगा जाकर, क्योंकि जब वहां पर बहुत ज्यादा द्रव्यमान जब एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा दबाव उत्पन्न हो जाएगा, दबाव उत्पन्न हो जाएगा। तापमान सबसे ज्यादा रहेगा, दबाव ज्यादा रहेगा और डेंसिटी यानी कि उसकी जो घनत्व है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये अपने भार को संभाल नहीं पाता है, जब ये इतना ज्यादा इसमें तापमान, दबाव और घनत्व के कारण ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये 1.43 सेकेंड में विस्फोट हो जाता है इसमें, और जो हमारा वर्तमान का ब्रह्मांड है वो हमें देखने को मिलता है 1.43 सेकेंड में। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मात्र 2 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड से भी कम टाइमिंग में वर्तमान का ब्रह्मांड बन जाता है। कितनी अमेजिंग बात है, बताओ कि 2 सेकेंड भी नहीं लगे और इतना पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। कितनी सारी आकाश गंगाएं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सब कुछ बन गए सिर्फ कितने 2 सेकेंड से भी कम समय में। कब ये घटना हुई? ये घटना हुई है 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व। आप लोग पूछोगे कि ये घटना क्या किसी लोगों ने देखी है, कि ये घटना के एकमात्र की हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि इसको किसी ने देखा है? नहीं भाई, हम लोगों को आए हुए अभी सही से पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष भी नहीं हुआ है और हम ये घटना के बारे में कैसे देख सकते हैं? इसको हम कई प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसके द्वारा हमें बताया जाता है कि ऐसा एक कुछ हुआ होगा कि सारा द्रव्यमान टाइम एक पॉइंट पर इकट्ठा हुआ होगा, फिर उसमें विस्फोट हुआ होगा। जो वर्तमान का ब्रह्मांड देखने को मिलता है वो उसी के द्वारा हुआ होगा। तो ये जो बिग बैंग की संकल्पना है, ये जो बिग बैंग की संकल्पना है वो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा। जॉर्ज लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर ने सन 1967 में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसी घटना हुई होगी। तो फिर उससे भी पहले कई अन्य विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने प्रमाण दिए। सबसे पहले जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ अपने आसपास के माहौल को जानता था, सिर्फ अपने से सिर्फ 1-2 किलोमीटर क्षेत्र को ही जानता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में जागरूकता बढ़ी, उसमें नवाचार और संसाधनों के माध्यम से उसमें जागरूकता आई। फिर उसने सोचा कि क्या हम ही केवल एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि या फिर जो हमें आकाश में दिख रहा है ये क्या है? फिर उसने दिमाग लगाया। तो सबसे पहले नंबर उसने यहाँ के मिस्र यूनानी जो खगोल शास्त्री थे, एक मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉलमी महोदय। क्लॉडियस टॉलमी क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन 140 ईस्वी में किया। ये क्या कह रहे थे? क्योंकि अभी मनुष्य नया नया जागरूक हुआ था, उसे अपने स्थानीय क्षेत्रों की बातों का पता था, उसे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में एक संकल्पना दी। उन्होंने कहा, इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इन्होंने कहा है कि पृथ्वी केंद्र में थी। इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी केंद्र में थी, बाद बाकी जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, बाद बाकी जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सूर्य हो गया जाके, और फिर जो भी अन्य ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। जब नया नया कोई बच्चा या फिर सीखता है, वो सब उसे लगता है कि सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हम ही केंद्र में है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्या लगा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में जो सूर्य है और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हम वगैरह जो कुछ भी ग्रह देखते हैं वो सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद में आते हैं कोपरनिकस जी कहते हैं। कोपरनिकस देते हैं कि
हेलियोसेंट्रिक अवधारणा थी। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ये इसमें बताते हैं कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और बाद बाकी जो ग्रह हैं, ग्रहों में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है। हालांकि ये देखते हैं कि इन्होंने सौर परिवार की अवधारणा दी है, लेकिन तब उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि हाँ सूर्य केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह, लेकिन ये अवधारणा केवल सौर मंडल तक ही सीमित है, क्योंकि जो भी सौर मंडल के ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं, उसी से हम एनर्जी और लाइट प्राप्त करते हैं। तो फिर हम आपको एक इंटरेस्टिंग इसमें बात बताना चाहते हैं कि जब कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, उन्होंने बताया लोगों को कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी भी इसका चक्कर लगाती है, तो लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने, जो यूरोप के जो चर्च के पादरी होते थे, इन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि ये तो तुमने अवधारणा दी है, इसको तो तुम तुरंत वापस लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही केंद्र में थी। मतलब इससे हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी लोग अपने धर्म में इतने अंधविश्वास यानी कि अंधभक्त हो जाते हैं कि उन्हें सच्चाई कभी भी मतलब कबूल करने की क्षमता ही नहीं उसमें होती है। वो लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि हाँ कि सूर्य केंद्र में होगा जाकर के पृथ्वी भी। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं विलियम हर्शेल। हर्शेल महोदय कहते हैं, हर्शेल महोदय कहते हैं कि ये क्या तुमने लगा रखा है कि पृथ्वी केंद्र में है कि कभी सूर्य केंद्र में, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही केंद्र में नहीं है। हम जो एकमात्र कहते हैं कि कभी पृथ्वी केंद्र में कभी सूर्य केंद्र में है, ये तो सौर मंडल है, केवल ये हमारी आकाश गंगा का अंश मात्र है। इन्होंने कहा कि कई ऐसी आकाश गंगाएं और आकाश गंगाओं में अरबों तारे हैं, और जो अरबों तारे हैं उनके अपने अपने सौर मंडल होते हैं, कि जो थोड़ा थोड़ा मैटर निकलता है उसी जो ग्रह बन जाते हैं, वो ऐसे इसका एक अंश मात्र है। विलियम हर्शेल महोदय जी ने बताया है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी या सौर मंडल, ये जो पृथ्वी है वो आकाश गंगा का अंश मात्र है, आकाश गंगा का अंश मात्र है। फिर उसके बाद में एडविन हब्बल आते हैं। एडविन हब्बल जी ने बताया है, हब्बल ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने एक दूरबीन बनाई, उन्होंने उसके माध्यम से देखा कि जो ऐसी कई आकाशीय गंगाएं हैं जिनसे मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। उन्होंने इस बात को बताया था कि सूर्य के एक प्रकाश को जब अपनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा और जब वो दूसरे छोर तक पहुंचेगा तो उसे चलने के लिए 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये समझा जाकर कि कैसे क्या हुआ और क्या नाम जो बिग बैंग घटना है। तो फिर ये बिग बैंग घटना के बाद में हमें महोदय को जानेंगे, वो है स्टीफन महोदय, स्टीफन हॉकिंग्स। आप सभी लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा, स्टीफन हॉकिंग्स। इन्होंने अपने जो ब्रह्मांड के संदर्भ में इन्होंने भी कई अपनी अवधारणाएं दी। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो बिग बैंग हुआ है ये सही हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि ये पहली बार हुआ। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे फैलता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिकुड़कर एक पॉइंट पर आता है, फिर वो उस पॉइंट में विस्फोट होता है, फिर उसके बाद में ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो फिर कभी ये जो ब्रह्मांड का जो मैटर निकला है तो इसका मतलब ये फिर कभी किसी न किसी एक दिन ये पास में आएगा और ये पॉइंट पर एकत्रित हो जाएगा जाकर के। स्टीफन महोदय ने बताया है कि ये जो बिग बैंग घटना हुई है, ये जो बिग बैंग घटना हम लोग देखते हैं, बिग बैंग घटना ये ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, बल्कि ऐसा तो होता ही रहता है। इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, ये जो बिग बैंग घटना हुई है ब्रह्मांड की इसका शुरुआत नहीं है,
तो आप लोग पूछेंगे कि इसका क्या प्रूफ है। इसका कुछ प्रूफ भी तो होगा कि हम लोग एकमात्र जैसे कल्पना कर रहे हैं। इसका एकमात्र ऐसा तो नहीं कि हम केवल कल्पनाओं में ही जीते हैं, नहीं, इसका एक प्रमाण भी है। प्रमाण के रूप में हम देखेंगे कि रेड शिफ्ट अभी आप लोग पूछेंगे कि रेड शिफ्ट क्या होता है। जब हम देखते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि ये जो वेवलेंथ होती है, ऐसे वेवलेंथ जो होती है, यानी कि यहाँ से शुरू हो करके और ये ऐसी दूर दूर जब जाने लगती है, इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु में फैलाव होगा जा करके, तो जो ये तरंग दैर्ध्य है उसमें दूरी लगातार बढ़ेगी। जब किसी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर दूर जा रही है, जैसे कि अभी हम डायरेक्ट ऐसे ही हम उदाहरण देते हैं आपको कि जैसे कि हम लोग दिन प्रतिदिन कहते हैं कि चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है, तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। यानी कि जो रेड शिफ्ट की घटना है ये सत्य साबित होती है। और जब कोई वस्तु है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उसके करीब में आएगी, अगर उसके करीब आएगी, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, यानी कि जो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, वो लगातार छोटी होती चली जाएगी। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसमें वेवलेंथ में दूरी हो रही है जाकर के। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से कितने महोदय आए, उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाओं का संपादन किया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया। फिर उसके बाद में हमने उसका प्रमाण भी देखा कि जो रेड शिफ्ट की घटना होती है वो इसका प्रमाण है। ठीक है, तो आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो भी आज मैंने वीडियो बनाया है, जो आप लोगों को समझाया है, वो समझ में आया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।